Class 10th, this is Seema ma'am, and we are going to take up a new lesson in history today. Nationalism in India, Bharat mein Rashtravad. So, we have already studied nationalism in Europe, and now we are going to study about nationalism in India. Children, this is a very important lesson, and in this lesson, we will study how India fought for the independence under the leadership of Mahatma Gandhi, and many more things we will study about in this chapter. We will learn many more things like non-cooperation movement, civil disobedience movement, and how did women take part in the national movement. So let's begin the lesson. When nationalism in India, the idea of nationalism in India started developing in the Indians, they started searching for new identity, है ना, अपनी एक नई पहचान खोजने लगे, है ना, and new identity and sense of belonging, new symbols and icons, new songs and ideas, forged new links and redefined the boundaries of the communities. As in other countries, new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India that we are Indians and we were once a free nation? In India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. That means जो राष्ट्रवाद की भावना है वो और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है. उस समय क्या हुआ? पीपल बिगैन डिस्कवरिंग द यूनिटी. वो आपस में एक होकर फाइट करने लगे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म मतलब अंग्रेज़ों के जो शासन था उसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर कॉलोनीज़ बना ली थी. कॉलोनीज़ पहले वो ट्रेडिंग करने आए और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी. दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया. सो दैट वाज नोन एज colonialism. The sense of being oppressed under the colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. तो बहुत से लोगों को ब्रिटिशर्स ने परेशान कर रखा था, दबा रखा था, अपने अत्याचारों से परेशान कर रखा था. सो दे ऑल स्टूड टुगेदर, है ना, शेयर्ड बॉन्ड हो गया बिटवीन मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. बट ईच क्लास एंड ग्रुप, लेकिन जो हर क्लास और ग्रुप था उनको जो इफ़ेक्ट है कॉलोनियलिज्म के वो डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते थे. जैसे जो हमारे यहाँ रिच क्लास था उनको ब्रिटिशर्स ज़्यादा परेशान नहीं करते थे क्योंकि उनसे ब्रिटिशर्स को बहुत से फ़ायदे होते थे. लाइक दे यूज़ टू टेक लोन्स फ्रॉम देम. तो इसलिए हर क्लास और ग्रुप भारत का वो अलग अलग तरह से महात्मा गांधी के बारे में सोचता था और साथ में ब्रिटिशर्स के बारे में भी सोचता था, समझता था. जो इलिटरेट था, दे ओनली न्यू दैट अ महात्मा हैड कम टू फ्री देम. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दीज ग्रुप्स. इन ग्रुप्स को एक करने की कोशिश करी और लेकिन ये यूनिटी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट नहीं आई. हमारे में भी आपस में कहीं कहीं झगड़े हो गए. Now we will take the first topic, the First World War and Khilafat and non-cooperation. So the first topic is First World War, Khilafat and non-cooperation. In the years after 1919, तो भारत
महात्मा गांधी भारत 1915 में आए और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, जो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। बट प्रेजेंटली वी आर स्टडिंग हियर कि आफ्टर 1919 नेशनल मूवमेंट जो है नए नए एरियाज़ में और न्यू सोशल ग्रुप्स में स्प्रेड करने लगी और लोग नई तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करने लगे। तो सबसे पहली बात ये समझ लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1919। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ, एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। कौन कौन सी, ये क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन डिड द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट? तो सबसे पहले इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर में हमें बहुत खर्च करना पड़े, जिसकी वजह से हमारे यहाँ वॉर लोन्स और टैक्सेस इंक्रीज करे, कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ करी गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले इनकम टैक्स तभी इंट्रोड्यूस हुआ, कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। नंबर 2, सो नंबर 1 कहाँ पे है? नंबर 1 यहाँ पे है और नंबर 2 यहाँ पे है। थ्रू द वॉर ईयर्स, जिन दिनों वॉर चल रहा था, प्राइसेस बहुत तेज़ी से खाने पीने के बढ़े और भी चीज़ों के, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। मतलब 1913 से 1918 इन 5 सालों में चीज़ों के प्राइस डबल हो गए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप, मतलब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। नंबर 3 यहाँ पे 3 पॉइंट, विलेजेस वो कॉल्ड अपॉन, मतलब गांव में लोगों को कहा गया कि चलो एज सोल्जर्स आओ और ज्वाइन करो आर्मी को। जो लोग नहीं जाते थे वहाँ पे फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब ज़बरदस्ती भर्ती हो जाती थी। कोई भी बच्चे को कोई 13, 14, 16 ईयर्स का लड़का दिखाई दिया, बस उसको ज़बरदस्ती पकड़ा और आर्मी में भर्ती कर लिया। इससे वाइड स्प्रेड एंगर फैलने लगा। नंबर 4 पॉइंट यहाँ पे 1918, 1919 और 2021 इन 2 सालों में क्या हुआ? क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड हो गई। और इसके साथ साथ क्या हो गया? हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की तरफ फैल गया। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। अब यहाँ तक ख़त्म। अब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, जब 1921 में फिर से जनगणना हुई, सेंसस हुआ, पॉपुलेशन की गिनती हुई, तो पता लगा कि 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड, मतलब मर चुके थे एज ए रिजल्ट ऑफ फेमिन्स एंड एपिडेमिक। अब लोग समझ रहे थे कि हार्डशिप्स ख़त्म होने वाली हैं आफ्टर द वॉर, बट डिड नॉट। इसी समय क्या हुआ? एक नया रूलर उभर के आया हमारे यहाँ, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। क्यों? क्योंकि ये इसी साल 2020 के पेपर में दिस वॉज आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। तो ये वहाँ से साउथ अफ्रीका से आए थे और वहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुली क्या फाइट किया था? अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम। मतलब जो वहाँ पे जो वहाँ के नेटिव्स थे वो तो काले रंग के थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन वहाँ पे आकर ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी और वहाँ पे रूल करने लगे थे फिर। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो कालों के अगेंस्ट भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो ये क्या था? काले गोरे का वहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। तो इसी बात को वहाँ पे महात्मा गांधी ने फाइट किया था, अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम। लेकिन कैसे? विद अ नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। एक बहुत ही आदर्श तरीका था जो था मास एजिटेशन, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसको वो क्या कहते थे?
सत्याग्रह कहते थे। मतलब द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कि व्हाट इज सत्याग्रह, तो हम ये लिख सकते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ, कि सच्चाई और सच्चाई की सर्च। इट सजेस्टेड इफ द कॉज वॉज ट्रू द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर हमारा कॉज जो है वो सच्चा है और अगेंस्ट अन्याय है, इनजस्टिस है, then physical force was not necessary to fight against the oppressor। तो वो कहते थे कि अगर हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अगेंस्ट इनजस्टिस लड़ रहे हैं, तो फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। वो कहते थे लड़ाई झगड़े से नहीं, नॉन वायलेंस से ही हम जीत सकते हैं अपना युद्ध। तो वो कहते थे बिना हथियार उठाए, तभी तो कहते हैं ये गांधी थे अहिंसा के पुजारी। तो गांधी जी को आप लोगों ने एक भजन भी सुना होगा, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। तो ही डिड नॉट, ही वॉज अगेंस्ट यूजिंग वेपन्स। तो अब क्या हुआ, वो कहते थे कि अगर हम जो ऑप्रेसर है, जो दबाने वाला है, उसके कॉन्शियस पे अगर हम चोट करेंगे तो हमें जिस बात के लिए हम फाइट कर रहे हैं वो हमको अब मिल जाएगा। जैसे क्या बोला उन्होंने, ही इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू यूज ऑफ वायलेंस, वो जो है परसुएड हो जाएगा, he would be persuaded by this struggle truth was bound to ultimately triumph। तो वो कहते थे कि इस तरह की स्ट्रगल से जो सच्चाई है उसकी जीत होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। वो कहते थे कि अहिंसा से हम सभी इंडियंस यूनाइट हो सकते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, तो इंडिया आने के बाद अब यहाँ पे हियर अनदर शॉर्ट क्वेश्चन इज़ देयर, क्या है कि व्हाट सत्याग्रह मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज आफ्टर कमिंग टू इंडिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो नंबर 1, in 1970 he traveled to Champaran in Bihar to inspire peasants to struggle against the oppressive plantation system, number 1। then number 2, in 1917 पहला तो उन्होंने चंपारण गए और इंस्पायर किया टू फाइट द पेजेंट्स अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। नंबर 2, 1917 में ही उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया इन सपोर्ट ऑफ द खेड़ा पेजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ था और प्लेग एपिडेमिक आ गई थी और खेड़ा के जो किसान थे वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन, है ना, रेवेन्यू कलेक्शन रिलैक्स होने के लिए। और नंबर 3 क्या था? नंबर 3 है in 1918 महात्मा गांधी went to अहमदाबाद to organize सत्याग्रह मूवमेंट amongst the कॉटन मिल वर्कर्स। तो 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और 1918 में अहमदाबाद और 1917 में ही चंपारण गए थे टू फाइट अगेंस्ट द oppressive plantation system। Then the next topic is coming, the Rowlatt Act। तो अब यहाँ पे गांधी जी ने क्या 1919 में लॉन्च किया? नेशन वाइड सत्याग्रह। क्यों लॉन्च किया? अगेंस्ट प्रपोज रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में लागू करा था ब्रिटिश सरकार ने। क्या था ये रोलेट एक्ट? ये है, व्हाट वाज रोलेट एक्ट? इट गेव द गवर्नमेंट कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है, enormous powers to repress the political activities and allowed the detention of political prisoners without trial for 2 years। ठीक है, अब फिर से समझो इसको, क्या है यहाँ से यहाँ तक।
रोलेट एक्ट का की मतलब कि गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स, मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गए थे। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, है ना, जो पॉलिटिकल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लोग आवाज़ उठाते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनके उन लोगों के ख़िलाफ़। अलाउड डिटेंशन मतलब जो उन लोगों को बंदी बना लिया जाता था और जेलों में बंद कर दिया जाता था विदाउट ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं होता था फॉर 2 इयर्स, मतलब 2 साल के लिए जेल में डाल दिया विदाउट ट्रायल। तो इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था। तो सत्याग्रह अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, तो जो सत्याग्रह है वही लॉन्च किया था गांधी जी ने 1919 में अगेंस्ट प्रपोज्ड रोलेट एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी क्या चाहते थे? नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। ऐसे अन्यायपूर्ण लॉज के खिलाफ वो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे, है ना। और ये कैसे स्टार्ट होने वाला था? विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो क्या हुआ? इसी के तहत रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन द रेलवे शॉप्स क्लोज डाउन। तो एक इतना सब तरफ जो है वायलेंस हो रहा है और लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो ब्रिटिश सरकार डर गई कि जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे रेलवेज और टेलीग्राफ, उनकी आवाजाही जो है डिसरप्ट होगी, उसमें बाधा पड़ेगी। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया टू क्लैम्प डाउन द नेशनलिस्ट, की नेशनलिस्ट की हरकतों को दबाया जाए, उसको रोका जाए। तो इसलिए क्या किया उन्होंने? लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। महात्मा गांधी वॉज बार्ड टू एंटर दिल्ली। फिर 10 अप्रैल को पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। बहुत सी बातें हुई, जैसे नंबर 1 क्या हुआ? ये लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर के लोकल लीडर्स को उठा लिया गया और बंद कर दिया गया। नंबर 2, यहाँ से महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया गया। फिर क्या हुआ? 10 अप्रैल को ये पुलिस जो थी अमृतसर में, उसने एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था, मतलब लोग एक जुलूस ले जा रहे थे बल्कि शांतिपूर्ण, तो उनके ऊपर गोलियां चला दी, है ना। तो जब गोली चला दी तो वो भड़क उठे। तो लोगों ने बैंक, पोस्ट ऑफिसेज और रेलवे स्टेशन इनमें अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसके खिलाफ जो वहाँ पे जनरल डायर था, उसने क्या किया? जनरल डायर वहाँ का पुलिस ऑफिसर था वहाँ, तो उसने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ मतलब होता है कि कोई भी एक तरह से कर्फ्यू जैसा होता है, जिसमें जो भी बाहर निकलेगा अपने घर से या दुकान से, जो भी बाहर निकलेगा उसको शूट कर दिया जाएगा। शूट एट साइट होता है। और जब मार्शल लॉ लगा दिया तो 13 अप्रैल को इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहीं से शुरू हो गया कि ऑन दैट डे, उस दिन बहुत बड़ी भीड़ जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी। अब ये जलियांवाला बाग जो है सब चारों तरफ से घिरा हुआ था, बस उसमें एक एंट्रेंस था और उसी से जाते थे और उसी से बाहर निकलते थे। बहुत बड़ा दरवाज़ा नहीं था। तो कुछ वहाँ आए थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने, कुछ आए थे वहाँ पे बैसाखी का फेयर, बैसाखी का मेला था, उसको अटेंड करने के लिए। तो ज़्यादा करके लोग बाहर ही थे। मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर, बहुत से विलेजर्स को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो गया है। तो अब जैसे ही डायर को खबर मिली, जनरल डायर को, कि वो यहाँ पे लोग इतने इकट्ठा हो गए हैं जबकि मार्शल लॉ लगा था, तो वो उस एरिया में घुस आया। ब्लॉक द एग्ज़िट मतलब बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक कर दिया, और ओपन फायर मतलब गोलियां चला दी वहाँ। इतने किलिंग हंड्रेड्स। हिज ऑब्जेक्ट, उसका मकसद क्या था? टू प्रोड्यूस मॉरल इफ़ेक्ट, कि इतना ज़्यादा दिमागी तौर पे लोगों को परेशान कर दो, इतना ज़्यादा डरा दो कि वो
टेरर में जीने लगे, डर जाएं, भय खा जाएं अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, जलियांवाला मैसाकर या जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के इफ़ेक्ट्स क्या हुए। अब यहाँ एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, तो जैसे ही ये खबर फैली तो लोग बिल्कुल निकल आए सड़कों पर। नॉर्थ इंडियन टाउन्स में जगह जगह स्ट्राइक्स होने लगी, पुलिस के साथ झड़पें होने लगी, क्लैशेस होने लगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक होने लगा। लेकिन गवर्नमेंट भी पीछे हटने वाली नहीं थी, उसने बहुत कड़ाई से इसका विरोध किया और वो जगह जगह उसने लोगों को पकड़ा, उनको ह्यूमिलिएट किया, सत्याग्रहियों वो पकड़ा और उनको ज़मीन पे नाक घिसवाई, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, घुटनों के बल स्ट्रीट्स पे चलाया और जगह जगह साहबों को उनको सलाम करने को कहा गया, मतलब ब्रिटिशर्स को। पीपल व फ्लॉग, लोगों को मारा गया डंडों से विलेजेस में, जैसे गुर्जनवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान, वहाँ पे बॉम्ब भी हुआ। तो जब महात्मा गांधी ने देखा कि वायलेंस हर जगह क्या फैल रहा है, वायलेंस, तो उन्होंने क्या कहा कि बंद करो ये मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट बंद करो। वाइल रोलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इतनी तेज़ी से फैला था, इट वॉज स्टिल लिमिटेड, तब भी ये सिटीज़ और टाउन्स में ही फैला था। महात्मा गांधी को लगा कि अब ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट फैलना चाहिए, लेकिन ये मूवमेंट जो है बिना हिंदू और मुस्लिम्स को एक किए बिना नहीं हो सकता था। गांधी जी को महसूस हुआ हिंदू और मुस्लिम्स को एक करे बिना ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना ठीक नहीं, तो इन्होंने इसीलिए खिलाफत इशू लिया। अब देखो व्हाट वाज खिलाफत इशू, ये है यहाँ से आंसर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमैन टर्की। ऑटोमैन टर्की जो है यूरोप में है और वहाँ पे वो ऑटोमैन टर्की जो है उस समय हार हुई थी उसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और सब तरफ ऐसी अफवाहें, रूमर्स फैल गई थी कि एक हार्श पीस ट्रीटी लागू होने वाली, किस पे, ऑटोमैन एम्परर। ऑटोमैन एम्परर कौन था, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब जो खलीफा, मुसलमानों का रिलीजियस गुरु, तो उसके ऊपर होने वाली है। तो अब खलीफा के टेम्पोरल पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक खिलाफत कमेटी इंडिया में बनाई गई इन 1919, बॉम्बे 1919, और उसमें जो यंग लीडर्स थे मुस्लिम्स के, जैसे मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर्स, वो महात्मा गांधी के साथ जुड़कर प्लान्स बनाने लगे। और तो महात्मा गांधी ने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक अवसर देखा कि ये बहुत अच्छा अवसर है मुस्लिम्स को और हिंदूज़ को एक होके लाने का, ताकि जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं होगा भारत का, तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, ही कन्विंस्ड the leaders to the need to start non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। तो उन्होंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि ये मार्क करने को भी आता है, सितंबर 1920 में कहाँ कांग्रेस का सेशन हुआ था, कैलकाटा में सेशन हुआ था। और दूसरी बात, इस सेशन में क्या डिसाइड हुआ था कि टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो वाई नॉन कोऑपरेशन, आखिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हियर अनदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कमिंग कि महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी थी, तो महात्मा गांधी रोट अ बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी। उसमें क्या लिखा था, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि ब्रिटिश रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश कैसे हुआ था, विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, कि भारत जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनकी सपोर्ट से यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने यहाँ पे ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ था विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, और इसीलिए वो यहाँ पे पैर जमा पाए थे ब्रिटिशर्स। तो अगर इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, अगर अब इंडियंस उनको कोऑपरेट करने से मना कर दें, तो ब्रिटिश रूल यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा, और हमको स्वराज मिल जाएगा।
तो हाउ वो नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, आखिर ये बहुत बड़ा सा मूवमेंट कैसे बन सकता है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या प्रपोज किया, देखो नंबर 1, गांधी जी प्रपोज मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। बल्कि यहाँ से नंबर 1 नहीं शुरू होगा कि गांधी जी ने क्या कहा, इट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। नंबर 1, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, मतलब जो टाइटल्स गवर्नमेंट ने दी हैं लोगों को, किसी को राजा की, किसी को महाराजा की, या तो वो क्या करना था, उनको सरेंडर कर देना था, वापस कर देना, लौटा देना था। नंबर 2 क्या करना था, बॉयकॉट सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। उसके बाद 2 पॉइंट्स तो ये हैं। देन many within the Congress were however concerned। तो अब थ्रू आउट इंडिया महात्मा गांधी और शौकत अली, इन लोगों ने टूर किया और लोगों को सबका सपोर्ट हासिल किया। लेकिन बहुत से लोग कांग्रेस के अंदर ही कंसर्न थे कि क्या गांधी जी ने कहा। दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन। वो कहते थे नहीं काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं करने चाहिए, नहीं छोड़ने चाहिए, जो कि नवंबर 1920 में होने वाले थे। वो सोच रहे थे कि ये मूवमेंट जो है वायलेंट ना हो जाए, मतलब कि जगह जगह लड़ाई झगड़े ना हो जाए। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर टू एंड दिसंबर देयर वाज इंटेंस टसल। तो इसीलिए कांग्रेस के अंदर ही अंदर आपस में ही विचारों का मतभेद हो गया, और कोई कहता था कुछ, कोई कहता था नहीं हमको बॉयकॉट करने चाहिए इलेक्शंस, और कोई कहता था हमें बॉयकॉट नहीं करने चाहिए। फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट। तो कुछ समय के लिए लगा कि अब हम लोग एक होएंगे ही नहीं, बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। फाइनली क्या हुआ, कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये दिसंबर 1920 में कहाँ हुआ था कांग्रेस सेशन, नागपुर 1920। तो ये मैप में भी मार्क करने को आता है। तो वहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया गया। अब ये कैसे अनफोल्ड हुआ, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, मतलब ये कैसे स्टेजेस में लागू किया गया या चलाया गया, और किसने उसमें पार्टिसिपेट किया, और डिफरेंट ग्रुप्स ने इसको, इस मूवमेंट को कैसे लिया। दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट वीडियो।